तो सबसे पहली बात, जब भी कभी कोई आपको ये कह दे डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग निकालो, जिसके मैंने अपनी पिछली क्लास का एंड किया था, उसको मैं छोटा सा दोबारा से आपको रिवाइज करवा रहा हूं। हमेशा इसके लिए फॉर्मूला एक ही लगेगा, क्यू सराउंडिंग रिवर्सिबली बाय टी। टी किसका? टेम्परेचर किसका? सराउंडिंग का। पर सराउंडिंग के लिए क्यू आप कैसे निकालोगे? दो तरीकों से निकालोगे। That is always minus Q for the system, and if process is reversible for the system, it is reversible. If process is irreversible for the system, it is irreversible. अगर मैंने आपको ये कहा कि सिस्टम ने हीट लूज किया 10 जूल, सिस्टम ने 10 जूल हीट लूज की, तो सिस्टम ने ये जो हीट का ट्रांसफर किया ये रिवर्सिबली भी हो सकता है, यानी कि धीरे 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 भी लूज किया, या फिर हो सकता है सिस्टम ने ये 10 जूल का हीट झटके से दिया। सिस्टम हीट को लूज धीरे धीरे करे या सडन करे, सराउंडिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सराउंडिंग जब भी सिस्टम का छोड़ा हुआ हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो हमेशा धीरे धीरे गेन करेगा, रिवर्सिबली गेन करेगा, क्योंकि सराउंडिंग को वो हीट एब्जॉर्ब करने पे अपने टेम्परेचर में किसी तरह का चेंज नहीं लाना। सराउंडिंग के अकाउंट में जब भी हीट जाएगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि सराउंडिंग इज सो बिग इन साइज। इसलिए सराउंडिंग उसी हीट को जो सिस्टम छोड़ रहा है उसको रिवर्सिबली ही गेन करेगा हमेशा। तो अगर कभी कोई आपसे ये कह दे कि सिस्टम ने 10 जूल हीट रिवर्सिबली लूज की, यानी कि प्रोसेस इज रिवर्सिबल फॉर द सिस्टम, तो सिस्टम के लिए Q रिवर्सिबल है जो कि -10 है, पर सराउंडिंग के लिए यही वाला Q रिवर्सिबली +10 होगा। सराउंडिंग में जब भी हीट एब्जॉर्ब करनी है तो धीरे धीरे तसल्ली से स्लोली रिवर्सिबली गेन करें। अगर सिस्टम के लिए प्रोसेस रिवर्सिबल है, सराउंडिंग के लिए तब भी वो रिवर्सिबल है। अगर सिस्टम के लिए प्रोसेस इरिवर्सिबल है, सराउंडिंग के लिए तब भी वो रिवर्सिबल। अगर कोई ये कह दे सिस्टम ने यही 10 जूल का हीट इरिवर्सिबली लूज किया, यानी कि 10 जूल की हीट झटके से दी, तो सिस्टम के लिए Q टैग लग जाएगा इरिवर्सिबल का, जो कि -10 है। अब सिस्टम का एंट्रोपी चेंज आप इस हीट की वैल्यू से नहीं निकाल सकते। सिस्टम के लिए डेल्टा एस निकालते वक्त आप -10/T सिस्टम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से रिवर्सिबली नहीं हो रहा। परंतु इसमें जो 10 जूल हीट छोड़ी वो किसने गेन की? सराउंडिंग ने गेन की। सराउंडिंग के लिए यही 10 जूल की एंट्री सराउंडिंग में टेम्परेचर चेंज नहीं करेगी सराउंडिंग का, इसलिए ये 10 जूल जो सिस्टम ने इरिवर्सिबली लूज की है, सराउंडिंग उसी 10 जूल को रिवर्सिबली गेन करेगा। सराउंडिंग के लिए ये 10 जूल रिवर्सिबली गेन बाय द सराउंडिंग, इसलिए सराउंडिंग का डेल्टा एस निकालते वक्त आप ये 10 नंबर को सराउंडिंग के लिए प्लस करके डिवाइड बाय टी सराउंडिंग से सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। इस 10 से
सिस्टम की एंट्रोपी चेंज नहीं निकलेगी क्योंकि सिस्टम ने इस हीट का इरिवर्सिबल लॉस किया, यानी कि तरीका हीट को निकालने का इरिवर्सिबल मैनर में है, सडन है। पर सराउंडिंग ने इसी 10 जूल की हीट को तहजीब से लिया, स्लोली लिया, तो सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज इसी 10 जूल की हीट से होगा। तो यहां तक पॉइंट था जो मैं आपको पिछली क्लास में क्लियर कर रहा था। तो उम्मीद करता हूं कि इतना समझने के बाद तो क्लैरिटी आ चुकी होनी चाहिए। ओके, नाउ ऑब्वियसली अगर कोई ये कह दे सिस्टम ने हीट गेन की, यानी कि सराउंडिंग हीट लूज कर रहा है, अब सिस्टम हीट गेन कर रहा है, तो मान लो सराउंडिंग ने 10 जूल हीट लूज की। सराउंडिंग जब हीट निकालेगा भी तो तरीके से निकालेगा, रिवर्सिबली निकालेगा, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 जूल की हीट निकालने के बाद चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर में सराउंडिंग के। तो सराउंडिंग ने ये जो 10 जूल का हीट लूज किया, ये रिवर्सिबल तरीके से किया, स्लोली किया, तो इसलिए सराउंडिंग के लिए इसी क्यू रिवर्सिबल बाय टी में 10 बाय टी माइनस में आ गया, क्योंकि सराउंडिंग लूज कर रहा है। यदि सिस्टम ने इस हीट को रिवर्सिबली गेन किया, यानी कि स्लोली स्लोली गेन किया, सिर्फ तभी उस केस में मैं बोलूंगा डेल्टा एस सिस्टम 10 बाय टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। अगर ये 10 जूल का हीट रिवर्सिबली सिस्टम ने गेन किया, सराउंडिंग तो रिवर्सिबली लूज करता है हमेशा ही, पर यदि सराउंडिंग ने ये 10 जूल का हीट रिवर्सिबली लूज तो किया सराउंडिंग ने, पर सिस्टम ने उसे झटके से गेन किया, सिस्टम गेन्ड दिस 10 जूल इरिवर्सिबली। तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज तो अभी भी वही है, पर सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज +10 बाई टी नहीं होगा, क्योंकि उसने ये वाली हीट तरीके से नहीं ली, तहजीब से नहीं ली, झटके से छीन ली। सराउंडिंग बदतमीजी नहीं करेगी, सिस्टम बदतमीजी करेगा। यानी कि सराउंडिंग ने हीट लूज की या गेन की, वो रिवर्सिबली ही करेगी, पर सिस्टम हमेशा उसे रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली गेन लूज कर सकता है। सराउंडिंग तो बेचारी तहजीब से हीट को लूज भी करती है, गेन भी करती है। इससे ज्यादा क्लैरिटी मैं दे भी नहीं सकता। जिसको समझ आना था यहां तक आ चुका होना चाहिए था। ओके, इसलिए जब भी कोई आपसे कहेगा कि भैया सराउंडिंग का डेल्टा एस निकालो, तो आप बोलोगे सराउंडिंग का डेल्टा एस निकालना बड़ा आसान है। सिस्टम जितना भी सराउंडिंग ने हीट लूज किया वो हमेशा रिवर्सिबली ही करना है, जितना ये लूज कर रहा है वो रिवर्सिबली ही कर रहा है, पर सिस्टम ही है जो उस हीट को कभी इरिवर्सिबली गेन कर सकता है, कभी रिवर्सिबली गेन कर सकता है। यदि सिस्टम हीट लूज करता है तो सिस्टम इरिवर्सिबली लूज कर सकता है, सिस्टम रिवर्सिबली लूज कर सकता है, पर सराउंडिंग हमेशा रिवर्सिबली गेन करेगा। यानी कि सराउंडिंग गेन करते वक्त भी रिवर्सिबली हीट गेन कर रहा है दोनों तरीकों में, पर सराउंडिंग लूज भी करेगा तो रिवर्सिबली करेगा, क्योंकि सराउंडिंग को अपनी हीट लूज करते वक्त अपना टेम्परेचर घटाना नहीं, सराउंडिंग को हीट गेन करते वक्त अपना टेम्परेचर बढ़ाना भी नहीं। सो आई होप दिस पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर। दिव्या कह रही आप थोड़ा बड़ा लिखिए, मुझे तो लग रहा है मैं ठीक साइज का लिख रहा हूं यार, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम और कर देता हूं, पर मुझे लग नहीं रहा कि ये छोटा छोटा लिखा है। ओके, एंड इट्स नॉट ब्लर एट ऑल। ओके,
तो अब मैं इसी चीज को न्यूमेरिकल में यूज करके आपको बार बार दिखाऊंगा। वंशिका अगर नेगेटिव प्लस समझ नहीं आया तो दोबारा से अपने पुराने लेक्चर देखो, क्योंकि सीधा सा फंडा ये है, जब हीट लूज होती है तो जिसने भी हीट लूज की उसके लिए नेगेटिव साइन, जिसने भी हीट गेन की उसके लिए पॉजिटिव साइन। और आयुष ने ठीक पकड़ा है, सर ये तो कल वाला ही था ना, बिल्कुल कल वाला था, बस मैंने रिवाइज करवाया, क्योंकि जो बच्चे रोज रिवाइज नहीं करते उनको बार बार मुझे मुझे ही करवाना पड़ेगा। और कई बार जिनको थोड़ा सा समझ ना आए तो उनको क्लैरिटी देने का ये एक प्रयास है। चलिए अब हम न्यूमेरिकल करने लगे स्टार्ट। तो यदि किसी ने कुछ नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, इससे पहले कि मैं इरेज कर दूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो अब आप ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज एंट्रोपी चेंज involved in isothermal reversible expansion of the gas of 2 mole ideal gas from 10 decimeter cube to 100 decimeter cube at 27 degree Celsius. (38.3 joule per mole per Kelvin, 35.8 joule per Kelvin per mole, 32.3 joule per Kelvin per mole, 42.3 जूल पर केल्विन पर मोल। करके दिखाओ। तो आपकी शीट में जितने भी थर्मोडायनामिक्स पार्ट 2 में क्वेश्चन थे, जो भी एंट्रोपी के बेस पे, वो मैंने आपको ही क्लास में यहीं पे करवा दिए। ये पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो एंट्रोपी के बेस पे जो सवाल थे वो मैंने सारे आपको आपकी शीट वाले करवा दिए, जो आप कर सकते हो अभी तक।
तो पहले सवाल का आंसर आ गया होगा अब तक तो। ओके, काफी बच्चों ने मुझे आंसर दिया ए, तो चलो हम चेक कर लेते हैं। एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है, वो भी किसी आइडियल गैस के लिए। एंड यू नो आइडियल गैस के लिए डेल्टा एस निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं फॉर दिस क्वेश्चन। डेल्टा एस इज एन CVM ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1। और प्रोसेस क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर वाला टर्म कैंसल, तो इट विल बी सिंपल NR नेचुरल लॉग V2 by V1। मोल्स इज गिवन टू यू 2 मोल्स, R की वैल्यू 8.314 बिकॉज हमें जूल्स पर मोल पर केल्विन में फाइंड करना है। सो नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 बनाने के लिए 2.303 लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर, डेसीमीटर क्यूब इज कॉल्ड लीटर, 100 लीटर, वॉल्यूम 10 गुना बढ़ गया। सो लॉग 100 by 10, log 10 is 1, so this is 2 into 8.314 into 2.303, that is your answer। and I hope कि आपका ठीक हुआ होगा, right? यही किया था, गुड। अगर मैंने इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होता, अगर मैंने इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होता कि बताओ डेल्टा एस सराउंडिंग कितना है, तो अब मैं बिल्कुल आसान सा काम करता। क्या करता? डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम इज डेल्टा एस यूनिवर्स। और क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल दी हुई है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में देयर इज इक्वालिटी दैट दिस इज इक्वल टू 0। इन द रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर यूनिवर्स देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी, तो डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। तो आप सीधा कह देते सेम आंसर विच इज -2 into 8.314 into 2.303 जूल पर केल्विन पर मोल। दिस इज एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग, अगर ऐसा पूछा होता तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग निकालना बहुत आसान है। जो सिस्टम का है उसका नेगेटिव साइन लगा दो। अगर ये क्वेश्चन इररिवर्सिबल के लिए दिया होता तो मैंने कल आपको पढ़ा चुका हूं। जिनको इसमें ये क्लैरिटी लेनी है कि सर इस क्वेश्चन में अगर इररिवर्सिबल दिया होता तो मैं कहता कि भैया कल जो मैंने क्वेश्चन लास्ट में क्लास में डिटेल में करवाया था वो ऐसा ही क्वेश्चन था, जिसमें मैंने आपको कल वाले सवाल में इररिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस सराउंडिंग निकाल के दिखाया था और ये सिद्ध किया था डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग पॉजिटिव आ रहा था। किसी को याद है क्या कैसा कुछ कल किया था हमने? तो अब आप डेल्टा एस सराउंडिंग इररिवर्सिबल प्रोसेस में अगर करते तो कैसे करते, वो आप कल वाला एग्जांपल देखो, क्योंकि हमने कल क्यों इररिवर्सिबल निकाला था। ओके, नाउ B5 क्वेश्चन के लिए ट्राई करो आंसर, फिर मैं सॉल्यूशन दूं। B5 B5 में आपको क्वेश्चन क्या दिया है, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं। कैलकुलेट टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर ट्रांजिशन। पहले तो मैं यहाँ पे वर्ड बताना चाहता हूं, ट्रांजिशन वर्ड का मतलब, जैसे बच्चों आपने अपनी पुरानी क्लासेस में 9th या 10th में क्या, अब तो 11th में भी कई बार केमिकल बॉन्डिंग में ये जिक्र हुआ है, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। तो बच्चों सल्फर के भी ऐसे एलोट्रॉपिक फॉर्म है। sulfur can exist in the monoclinic form, which is one form of the allotrop, which is one name of the one allotrop of sulfur. Rhombic is the name of another allotropic form of the sulfur. तो अगर कोई ये कह दे ट्रांजिशन का मतलब क्या है, ट्रांजिशन का मतलब there is equilibrium between one allotropic form and the another allotropic form.
यानी कि आपको ये बोला जा रहा है सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म में और सल्फर रोम्बिक फॉर्म में एट इक्विलिब्रियम में है। ट्रांजिशन वर्ड का मतलब इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस कैसे निकालते हैं अब आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो मैं कहूंगा उन्होंने ये कहा है कि मान लो कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम है और ये 368 केल्विन पे है, और इस सिस्टम के लिए डेल्टा एच का वैल्यू -401.7, एंड डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच इज नथिंग बट क्यूपी। उसने ये कहा है कि मान लो इसके सराउंडिंग में एक आइस और वाटर का बात है, यानी कि आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर, पर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, 273 केल्विन पे। तो यदि ये सिस्टम हो और ये सराउंडिंग हो तो डेल्टा एस टोटल, यानी कि डेल्टा एस टोटल का मतलब डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स बताओ। ये भी एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम पे, ये भी दूसरा सिस्टम है इक्विलिब्रियम पे, और ये सराउंडिंग मान लिया जाए और ये सिस्टम मान लिया जाए। तो जब इक्विलिब्रियम आता है दोनों के लिए इक्विलिब्रियम, क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पे आइस मेल्ट करती है, तो मेल्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम। 0 डिग्री इज सॉरी 368 केल्विन इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फॉर द टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तो रिमाइंडेड इक्विलिब्रियम पे मैंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया है, तो आप अपने तरीके से यहां का डेल्टा एस निकालो एट इक्विलिब्रियम, यहां का डेल्टा एस निकालो एट इक्विलिब्रियम एंड टोटल इट, और आपको ये हिंट दिया डेल्टा एच इज -401.7। तो चेक करो आंसर क्या आएगा, एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर करेक्ट आंसर। सल्फर को सिस्टम मान लिया जाए और आइस वाटर को सराउंडिंग मान लिया जाए। और ये बेहद आसान क्वेश्चन है। डेल्टा एच सल्फर के लिए दिया है और डेल्टा एच का मतलब भी दे दिया गया, मैंने समझा दिया डेल्टा एच इज क्यूपी। शिवम आनंद आंसर गलत है आपका, सुहानी बिल्कुल ठीक है, तनिष्क बिल्कुल ठीक है, हर्षवर्धन का गलत है, नयन का ठीक है, आलोक शुक्ला ठीक, अनूप गलत। अब आप जोर जोर से टाइप करते जाओ सबके सब, आई कैन नॉट रीड। आकाश चौहान गलत, ऋषभ बिल्कुल ठीक, ऋषभ ठीक, ओके। तो मैं आंसर दे रहा हूं, आंसर इज सी। अब देखो, अगर ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है और डेल्टा एच इज नथिंग बट क्यूपी, यानी कि हीट विच इज नेगेटिव साइन, यानी कि इसने हीट लूज की, इसने हीट अगर लूज की तो इसने हीट गेन की। सिंपल, हीट विल मूव फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो अगर हीट हॉट से कोल्ड बॉडी में गई तो इसके लिए जो हीट का लॉस है वो -401.7 है। तो डेल्टा एस फॉर सल्फर विच इज योर सिस्टम is energy lost -401.7 डिवाइड बाय इट्स टेम्परेचर 368। इसने हीट गेन की, डेल्टा एस सराउंडिंग, जो इसने हीट लूज की वो इसने गेन की, तो +401.7 डिवाइडेड बाय इसका टेम्परेचर 273। तो जस्ट इसको ऐड करके एंजॉय योर आंसर, दैट्स एज सिंपल एज दैट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐड क्यों किया? वाओ,
डेल्टा एस टोटल का मतलब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। यहां तो इक्विलिब्रियम है यानी रिवर्सिबल प्रोसेस है विद्यानिवास मिश्रा, तो डेल्टा एस यूनिवर्स तो 0 होना चाहिए था। पहले तो सबसे पहले ये बताओ विद्यानिवास, आपके आंसर को मैं ऐसे दे रहा हूं बेटा, अगर सल्फर सिस्टम का टेम्परेचर 368 केल्विन है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 273 केल्विन है, क्या आपके सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है? विद्यानिवास, सिस्टम का टेम्परेचर 368 केल्विन और सराउंडिंग का 273 केल्विन, क्या आपको उन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस टेंडिंग टू 0 मिल रहा है? नहीं ना, तो आपका प्रोसेस रिवर्सिबल कहां रह गया? Whenever there is a difference in the temperature of hot body and cold body, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर तो टेंडिंग टू 0 है नहीं, तो ये तो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग में। जिस चीज को लेके आप कंफ्यूज हो ना कि इक्विलिब्रियम पर तो रिवर्सिबिलिटी होती है, तो उसका ये मतलब है सल्फर का मोनोक्लिनिक और रोम्बिक फॉर्म आपस में तो वो इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम का एक पार्ट सिस्टम के दूसरे पार्ट के साथ तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग है, सिस्टम का टेम्परेचर अलग है। सिस्टम का एक पार्ट सिस्टम के दूसरे पार्ट के साथ तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, सराउंडिंग का एक पार्ट सराउंडिंग के दूसरे पार्ट से इक्विलिब्रियम में हो सकता है, पर एज ए होल पूरा सिस्टम सल्फर वाला और पूरा सराउंडिंग वाटर वाला, वो दोनों तो अलग अलग टेम्परेचर पे हैं। इसलिए हीट का ट्रांसफर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में तो स्पॉन्टेनियसली होगा, और जब स्पॉन्टेनियसली होगा तो प्रोसेस तो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल है। तो सराउंडिंग के लिए डेल्टा एस ज्यादा पॉजिटिव आएगा और सिस्टम के लिए डेल्टा एस लेस नेगेटिव आएगा। आर्यन ने पूछा कि डेल्टा एच सराउंडिंग के लिए प्लस क्यों आया? इसमें क्या है, डेल्टा एच इज व्हाट, हीट लॉस्ट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर वर्ड क्यों बोला? नन ऑफ देम इज ए गैस, तो सिस्टम का प्रेशर तो चेंज नहीं होगा। नन ऑफ देम इज ए गैस, तो सिस्टम का यहां भी सराउंडिंग के किसी कंपोनेंट का प्रेशर तो चेंज नहीं होगा, तो जो हीट यहां से लूज होगी ये हीट गेन करेगा। जो हीट इसने लूज की माइनस में और यही हीट इसने गेन की इसके लिए प्लस है। और क्योंकि जिस हीट को ये गेन कर रहा है यहां प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा, जिस हीट को लूज कर रहा है यहां प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा, बाय डिफॉल्ट Q इज QP। और वैसे भी आपने ये पढ़ा है जब सॉलिड लिक्विड का सिस्टम हो तो आप अपने नोट्स में फॉर्मूले देखो, डेल्टा एस के डेल्टा एच बाई टी बन जाते। ओके, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। सो लेट्स गेट मोर एग्जांपल ऑफ दिस। Calculate entropy change for 1 mole ideal gas at 300 Kelvin undergoing reversible adiabatic expansion from 1 liter to 2 liter. Find delta S for the system, find delta S for the surrounding, and delta S for universe. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के बताओ डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा? डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा कि गैस एक्सपैंड तो कर रही है पर रिवर्सिबली कर रही है, तो यहां पे तुरंत बच्चों ने बता दिया कि डेल्टा एस यूनिवर्स 0 है। अगर डेल्टा एस यूनिवर्स 0 है इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम
प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का टोटल 0 हो। तो अब हमें गैस के लिए डेल्टा एस निकालना है और सराउंडिंग के लिए भी डेल्टा एस निकालना है। अब सबसे पहली बात तो यह है, जब आपको क्वेश्चन में दे दिया कि अगर मैं से पीवी डायग्राम से समझाऊं, कोई गैस इनिशियली ए पॉइंट पर है जहां पर उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और ये गैस एक्सपैंड होके V2 पॉइंट तक, B पॉइंट तक आ रही है, एंड इट इज एक्सपेंडिंग रिवर्सिबली एडियाबेटिकली। और यदि वो रिवर्सिबली एडियाबेटिक एक्सपेंड कर रही है तो वो एक पाथ फॉलो कर रही है, ऐसा वाला। दिस ग्राफ कैन बी प्लॉटेड। पर क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, तो आप ये अच्छे से जानते हो कि गैस का टेम्परेचर अगर यहां T1 होगा तो B पॉइंट पे T2 होगा, क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है, टेम्परेचर गैस का चेंज होगा। पर आप मुझे बताएंगे कि जब गैस एक्सपैंड करती है एडियाबेटिकली, तो गैस का टेम्परेचर एक्सपैंड करते समय घटेगा या बढ़ेगा? एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जब गैस एक्सपैंड करती है, एक्सपेंशन के दौरान गैस का तापमान घटेगा। वेरी गुड, ठंडी होगी गैस। क्यों होगी? आप ये जानते हो कि डेल्टा E इज Q प्लस W, और अगर गैस ए स्टेट से बी स्टेट तक वाया रिवर्सिबल पाथ फॉलो करके आ रही है, तो मैं यहां टैग लगा रहा हूं Q रिवर्सिबल, W रिवर्सिबल, एंड डेल्टा E इज नॉन जीरो, ये जीरो नहीं है। पर क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है, इसलिए सिस्टम के लिए Q, सिस्टम का Q रिवर्सिबल है, क्योंकि प्रोसेस एक्चुअल में एडियाबेटिक है और रिवर्सिबल है, तो जो भी सिस्टम ने हीट लूज या गेन किया वो रिवर्सिबली किया, और ये नंबर मेरे लिए 0 है क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है। और क्योंकि गैस एक्सपैंड कर रही है, तो वर्क तो नेगेटिव आएगा, वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज नेगेटिव, और यदि वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज नेगेटिव, देन डेल्टा E इज नेगेटिव, एंड यू गाइस बेटर नो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और अगर इंटरनल एनर्जी में नेगेटिव चेंज आ रहा है, यानी कि इंटरनल एनर्जी घट रही है, तो गैस एक्सपैंड करते करते उसका टेम्परेचर भी घटेगा। और मैंने आपको शायद कई बार, बहुत बार, एक वर्ड, एक लाइन मेरे मुंह से कई बार सुनी होगी, एडियाबेटिक का क्वेश्चन हो, जब तक आप डैश पता नहीं करते, आप क्वेश्चन को छू भी नहीं सकते। व्हाट इज दैट डैश? हर बार मैंने ये वर्ड बोला है कि आप जब तक एडियाबेटिक के सवाल में डैश फाइंड नहीं करते, यू कैनॉट सॉल्व द क्वेश्चन। व्हाट इज दैट डैश? वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। मेरी होप बढ़ जाती है जब सही आंसर आते हैं कि यस सर, T2 पता करो, पहले फाइनल टेम्परेचर पता करो। बिल्कुल ठीक आलोक, बिल्कुल ठीक रौनक, बिल्कुल ठीक सुप्रतिम पाल। लेकिन एक ढक्कन कह रहा है सर गामा पता करो, बहुत बड़ा ढक्कन है। सो मान लो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस, तो सबसे पहले तो आपको गैस का फाइनल टेम्परेचर पता करना चाहिए। क्या आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया 300 केल्विन। तो आपको यह पता लगाना होगा कि ये जो डेल्टा E है, विच इज NCVN डेल्टा T, तो N मोल्स पता है, CVM आपको पता है, कितने मोल्स अपने पास है 1, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए CVM की वैल्यू 3/2R, और डेल्टा T फाइनल माइनस T इनिशियल। और क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है और वर्क नेगेटिव आना चाहिए जो कि डेल्टा E के बराबर है, तो फाइनल टेम्परेचर B पॉइंट पे 300 केल्विन से तो कम होगा। और आपको ये बोल दिया गया कि वॉल्यूम 1 लीटर से 2 लीटर हुआ शायद, है ना, क्वेश्चन में 1 लीटर टू 2 लीटर। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में कि जब गैस एक्सपैंड करेगी तो वो ठंडी भी हो रही है। अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि डेल्टा एस निकालो गैस के लिए, तो मैं 2 तरीकों से आपको प्रूव करवाने लगा। एक बच्चे ने किया, सर
डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी का इंटीग्रेशन करते हैं हम, और क्योंकि प्रोसेस सिस्टम के लिए रिवर्सिबल है, इस कारण से क्यू सिस्टम क्यू रिवर्सिबल है, और क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो क्यू सिस्टम रिवर्सिबल मेथड में 0 नंबर है, और ये 0 नंबर आ गया तो ये 0। उस बच्चे ने बड़ी आसानी से ये आंसर दिया और मैंने पूरा मान गया कि ठीक है। फिर वो बच्चा मुझे कहेगा सर डेल्टा एस यूनिवर्स 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो अगर डेल्टा एस गैस के लिए 0 है, डेल्टा एस यूनिवर्स के लिए 0 है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए भी 0 होगा, क्योंकि 0 + 0 0 होगा। तो मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक जवाब। यानी कि सिस्टम की एंट्रोपी में भी कोई चेंज नहीं आया, सराउंडिंग की एंट्रोपी में भी चेंज नहीं आया, और यूनिवर्स की एंट्रोपी में भी कोई चेंज नहीं आया। इससे सबसे बड़ा कंक्लूजन ये निकलता है, जब भी कभी कोई प्रोसेस रिवर्सिबली होगी और एडियाबेटिक होगी, दैट इज कॉल्ड आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। क्योंकि आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब नो चेंज इन एंट्रोपी, नो चेंज इन एंट्रोपी। इसलिए जब भी किसी सवाल में रिवर्सिबल एडियाबेटिक का क्वेश्चन आ जाए तो अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लो, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ईदर एक्सपेंशन और कंप्रेशन। नाउ एक बच्चे ने, मान लो शिवम ने मेरे से ये क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि उसको बड़े क्वेश्चन आते हैं ना। मान लो शिवम ने मेरे से क्वेश्चन दे दिया कि सर आपने तो हमें ये पढ़ाया था। मैंने क्या क्या पढ़ाया था? तो मैं कैपिटल वाले शिवम की बात कर रहा हूं, कैपिटल SHIVM। सर आपने तो कहा था कि किसी गैस की एंट्रोपी यहां से निकालनी है। तो आपने यहां से क्यों करवा दी? तो ऐसा अकेला शिवम ही नहीं है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा। तो मैं उससे भी प्रूव कर दूंगा कि जब गैस रिवर्सिबल एडियाबेटिकली एक्सपैंड करेगी, ये टर्म टोटल 0 आएगी। अभी प्रूव कर देते हैं। आपको अगर पता हो, आपको ये पता है कि जब प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक होती है तो आप कुछ ऐसा रिलेशन लगाते हो, T1 V1 रेज टू पावर गामा -1, T2 V2 रेज टू पावर गामा -1, दे आर इक्वल। दिस इज ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। मानते हो कि नहीं मानते हो? ऐसा सुना है कुछ कुछ, वैसे कहां याद होगा कि T1 V1 रेज टू पावर गामा -1, T2 V2 रेज टू पावर गामा -1। ये सिर्फ कब लगा सकते हो? कंडीशन पता है? ये सिर्फ कब लगा सकते हो? अब कुछ बच्चे बोल रहे एडियाबेटिक में, मैं बोलूंगा गलत जवाब है, आधा जवाब है। अब कुछ बच्चों ने ठीक बोला, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए ये नहीं लगाते, इट इज ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक, राइट। तो अब अगर कोई ये कह दे कि T1 V1 रेज टू पावर गामा -1 इज T2 V2 रेज टू पावर गामा -1, तो हर स्टूडेंट यहां से ये निकाल सकता है T2 बाई T1 की वैल्यू होगी V1 बाई V2 रेज टू पावर गामा -1। अब मैं यही वैल्यू यहां पुट करने लगा हूं, NCVM ln T final at B point, T final is T2, T initial at A point is T1, NR ln V2 by V1, और ये वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं T2 by T1 की, V1 by V2 रेज टू पावर गामा -1 प्लस NR ln V2 by V1। और ये जो नंबर की पावर है, एक्सपोनेंट टर्म, ये कोफिशिएंट बन जाएगी लॉग के मैथ्स में, लॉग वाली मैथमेटिक्स, इनटू गामा -1 नेचुरल लॉग ऑफ V1 by V2 प्लस NR ln V2 by V1। तो अब अगर मैं यहां से N ln V1 by V2 ये सब इसे सॉल्व कर दूं, तो मैं गामा की वैल्यू पुट करने लगा हूं, तो यहां से मेरे पास बन जाएगा गामा की वैल्यू NCVM
CPM माइनस अपॉन CVM -1 नेचुरल लॉग ऑफ V1 by V2 प्लस NRln V2 by V1। उम्मीद करता हूं कि गामा का ये वैल्यू आपको याद होगा। पता है CPM by CVM में CPM by CVM इज गामा। तो अगर हम इसे सॉल्व करें एलसीएम वगैरह लेके तो ये क्या बनेगा, NCVM CPM माइनस CVM बाय CVM log V1 by V2 plus NRln V2 by V1, and this is nothing new for you, it's a mere relationship. CPM minus CVM is nothing but R, NRln V1 by V2 plus NRln V2 by V1। अगला स्टेप आप बताओ क्या बनेगा आंसर, 0 0। राइट, पर ये तो मैथमेटिक्स थी। संयम, अपने नाम को जस्टिफाई तो कर बेटा, संयम रख। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में पहुंच रहा है, पहले रिवर्सिबल एडियाबेटिक तो पगले समझ ले, संयम रख। अब अगर कोई ये कह दे कि भाई रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है तो एक्चुअल में डेल्टा एस 0 क्यों हुआ? गैस को आपने एक्सपेंड कराया, वॉल्यूम को बढ़ाया, यानी कि ये नंबर डबल हो गया था, ये नंबर पॉजिटिव था। पर जब गैस एक्सपैंड कर रही थी तो आप भूल कैसे रहे हो, गैस ठंडी हो रही है, और अगर गैस ठंडी हो रही है इनिशियल से उसका फाइनल टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये टर्म तो नेगेटिव हो गई ना। और अगर ये टर्म नेगेटिव हो गई और आप ये देख सकते हो फाइनल आंसर 0 आ रहा है, उसका क्या मतलब है, जितना वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होने से गैस की एंट्रोपी में वृद्धि होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली गैस एक्सपैंड करते वक्त क्योंकि ठंडी हो रही है, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, वो स्लो मोशन में आ गए, तो उनका टेम्परेचर कम होने से एंट्रोपी का लॉस भी हुआ, और एंट्रोपी का लॉस ठीक उतना हुआ जितना वॉल्यूम के बढ़ने से एंट्रोपी का इंक्रीमेंट होना था। इसलिए दोनों ने बैलेंस करके नेट एंट्रोपी चेंज 0 कर दिया। अल्टीमेटली ये क्यों हुआ, क्योंकि सिस्टम के लिए Q 0 था, एडियाबेटिक प्रोसेस थी, पर क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल थी इसलिए Q फॉर द सिस्टम Q रिवर्सिबल भी था। यानी कि यहां से ये सबक मिलता है कि अगर Q रिवर्सिबल है, जो कि सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस में होगा, और वो नंबर 0 है, तो डेल्टा एस को तो 0 आना ही था। सो जब भी कभी कोई गैस एडियाबेटिकली एक्सपैंड करती है और खासकर रिवर्सिबली एक्सपैंड करती है तो उसके वॉल्यूम में जितना इंक्रीमेंट आएगा अकॉर्डिंगली टेम्परेचर का डिक्रीमेंट कुछ ऐसा होगा, T2 की वैल्यू कुछ ऐसी होगी जो आप यहां से निकाल सकते हो। अगर आपको पता है इनिशियल वॉल्यूम 1 फाइनल वॉल्यूम 2, गामा पता है, T1 पता है, यहां पर T2 की जो वैल्यू आप रखोगे T1 से T2 में ये जो नंबर डिक्रीज हुआ है इससे इतना ये नेगेटिव नंबर आएगा जो इस पॉजिटिव नंबर के साथ न्यूमेरिकली सेम होगा और डेल्टा एस को 0 कर देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और शायद हम ये कर भी चुके थे पहले क्लासेस में कि व्हाट हैपेंस इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। नाउ अगर मैं सेम क्वेश्चन में ये बोलता, अगर मैं सेम क्वेश्चन में बोलूं ए से बी हम इरिवर्सिबली एडियाबेटिकली आते, क्योंकि आधी जनता की क्यूरियोसिटी तो वहीं पे है, सर अगर इरिवर्सिबली होता तो उससे पहले मैं 5 मिनट में आपको अनम्यूट करके कुछ तपते हुए पर्सन की क्यूरियोसिटी को शांत करके देन आई विल मूव अहेड। शिवम कर अनम्यूट अपने आप को। शिवम सर ये बोल रहा था कि सर इरिवर्सिबल में सर सराउंडिंग तो रिवर्सिबल ही करेगी, करे, तो सर तो वो तो 0 हो जाएगी सर, तो फिर सिस्टम को भी 0 होना पड़ेगा। सिस्टम को
सर अगर सराउंडिंग रिवर्सिबली एनर्जी वो करती है सर ट्रांसफर, तो उसका हाँ, डेल्टा जीरो हो जाएगा। तो सराउंडिंग के लिए जीरो लिखा तो है, डेल्टा सराउंडिंग लिखा नहीं नहीं हुआ सर, जीरो। इरिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में अब सर देखेंगे ना, अभी कहाँ पढ़ाया मैंने इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, मैंने जी अभी पढ़ाऊंगा ना तब पता लगेगा, ये तो संयम वाली बात कर दी। ओके, तो अभी आई गेस देयर इज नो मोर क्वेश्चन फॉर मी, सो अब मैं इरिवर्सिबल एडियाबेटिक पे लेके जा रहा हूं। पर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में आपको तभी मजा आएगा अगर आपको पुराना कुछ याद हो तो। रियलमी ने पूछा है सर एंट्रोपी थर्मोडायनामिक फंक्शन है या वर्क? थर्मोडायनामिक फंक्शन तो ये सारे, वर्क, हीट, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सारे थर्मोडायनामिक फंक्शन है। पर हर थर्मोडायनामिक फंक्शन स्टेट फंक्शन है ये जरूरी थोड़ा ना। कुछ थर्मोडायनामिक फंक्शन पाथ फंक्शन होते हैं, लाइक वर्क एंड हीट, हीट कैपेसिटी। ओके, हर्ष शुक्ला पूछ रहा है ये सब लिखना जरूरी है? बिल्कुल लिखना जरूरी है, फिर मैं पढ़ाई क्यों रहा हूं? क्या आज बैंड थ्योरी चल रही है? क्या आज मेटालिक बॉन्ड चल रहा है जिसपे मैं अनाउंस कर चुका था कि मत लिखना? आज तो मैंने ऐसा अनाउंस किया ही नहीं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू, अगर मैं सेम ए से सेम बी तक इरिवर्सिबली आता, एडियाबेटिकली इरिवर्सिबली आता, तो अब मैं ये बोलता कि मैं इस पाथ तक, मेरे पास ये पाथ नहीं पता। जब मैं बोल रहा हूं कि मैं गैस को ए से बी तक इरिवर्सिबली एडियाबेटिक ला रहा हूं, तो ये आधी बात गलत हो गई। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने गैस का एक्सपेंशन 1 लीटर से 2 लीटर तक किया होता, लेकिन इरिवर्सिबली एडियाबेटिकली किया होता, यानी कि गैस का फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर ही, यदि मैंने गैस को एक्सपेंड 1 लीटर से 2 लीटर तक इरिवर्सिबली एडियाबेटिकली कराया होता, तो क्या होता वो अब देखते हैं। उसके लिए मैं यहां पे इस क्वेश्चन में एक लाइन ऐड कर देता, जिससे ये पता लग जाता कि ये क्वेश्चन इरिवर्सिबल का है। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर 1 मोल आइडियल गैस एट 300 केल्विन, यानी कि इनिशियली 300 केल्विन पे है, अंडरगोइंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। मुझे लगता है क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया जाए तो ये क्लियर कट आपको मैसेज आ गया कि प्रोसेस इज इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। क्योंकि जब भी किसी सवाल में बोल दिया कि एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, तो अब तो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गई प्यारे, है ना? अब वो ये कह रहा है कि गैस के लिए इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर है, लेकिन इनिशियल स्टेट वही है एक, जो आपने पहले रिवर्सिबल एडियाबेटिक की इनिशियल स्टेट रखी थी वो अभी भी वही है। आई एम नॉट होपिंग, पर आई एम नॉट ट्रस्टिंग, बट आई एम होपिंग कि आपको ऐसा कुछ याद हो कभी किया था। अगर ए इनिशियल स्टेट से बी स्टेट तक रिवर्सिबली एडियाबेटिकली पहुंच सकते हो, तो ए से बी तक इरिवर्सिबली एडियाबेटिकली आप कभी नहीं पहुंच सकते। कुछ कभी किया था? नहीं याद? तो ऑब्वियसली अब अगले 15 मिनट कान बंद करके सो जाओ, कुछ नहीं हो सकता। अगर याद है तो ही आपको कुछ समझ आने वाला है। मैंने ये कहा था
दो स्टेट्स को कनेक्ट करने वाला पाथ अगर एडियाबैटिक होगा तो वो यूनिक पाथ होगा, या तो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। अगर आप ए से बी तक आ रहे हो, यानी कि सेम वॉल्यूम सेम प्रेशर, इसी वॉल्यूम इसी प्रेशर और इसी टेम्परेचर तक अगर आप रिवर्सिबली आ गए तो अब आप इरिवर्सिबली नहीं आ सकते। और अगर मैंने अभी आपको पिछला सवाल ये करवाया कि मैं रिवर्सिबली एडियाबैटिकली यहां तक आया, यहां तक आने का मतलब क्या है? जब गैस का प्रेशर P2 हो, वॉल्यूम V2 हो, टेम्परेचर T2 हो। तो अब अगर मैं गैस को एक्सपेंड कराऊंगा 1 लीटर से 2 लीटर तक, लेकिन इरिवर्सिबली, तो मैं इसी लाइन पर अगर सेम वॉल्यूम पे आया तो मैं या तो यहां आऊंगा या यहां आऊंगा, मैं यहां नहीं पहुंच सकता। यानी कि मेरी गैस का प्रेशर इरिवर्सिबली एडियाबैटिकली एक्सपेंड कराते वक्त 1 से 2 लीटर में इस प्रेशर से या तो नीचे होगा या ऊपर होगा। हालांकि मैं ये भी पढ़ा चुका हूं कि कहां होगा, यहां या यहां, ये मैं पढ़ा चुका हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है याद नहीं है किसी को। पर ये जरूर आपको याद होना ही चाहिए, हर हालत में होना चाहिए कि भाई गैस अगर बी पॉइंट तक इरिवर्सिबली 1 लीटर से 2 लीटर तक आ रही है एक्सपेंड करके, गैस का फाइनल वॉल्यूम इसी लाइन पे है, पर गैस का फाइनल प्रेशर P2 नहीं होगा, गैस का फाइनल टेम्परेचर T2 नहीं होगा, पर वो उस बी पॉइंट से कहीं ऊपर होगी या नीचे होगी, कहीं तो होगी। कहां होगी ये अपने नोट्स पढ़ो, तो मैं 3-4 बार रिपीट करवाया है और मैं अब रिपीट करवाने वाला भी नहीं। जिनको याद है उन्हीं के लिए अच्छी बात है। गैस का फाइनल प्रेशर इस पॉइंट से कहीं ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रिवाइज योर नोट्स योरसेल्फ, अदरवाइज वॉच द वीडियो ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तब हमने ये बहुत डिटेल में पूरे 1.5 घंटा सिर्फ इसी पॉइंट पे लगा दिया कि गैस को जब मैं 1 लीटर से 2 लीटर तक एक्सपेंड कराऊंगा तो सेम वॉल्यूम वाली लाइन पर गैस कहीं ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचेगी, यानी कि गैस का फाइनल प्रेशर कुछ P2 डैश होगा। वॉल्यूम भले ही आपको 2 लीटर दिख रहा है, टेम्परेचर भी T2 डैश होगा, इसका फाइनल टेम्परेचर भी कुछ डिफरेंट होगा। और इसी लाइन पर वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट है, इस लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इस लाइन पर P प्रोपोर्शनल टू T है। तो यदि यहां का टेम्परेचर T2 है, जहां पर प्रेशर P2 है, और अगर यहां इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं C, यहां पे प्रेशर P2 डैश है और ये पॉइंट पर टेम्परेचर T2 डैश है, तो आप ये देख सकते हो कि P2 डैश की वैल्यू P2 से बड़ी है, और जहां प्रेशर ज्यादा वहां टेम्परेचर ज्यादा, यानी कि गैस का टेम्परेचर C पॉइंट पे B पॉइंट के कंपैरिजन में ज्यादा है। पर यह जरूर है कि गैस का टेम्परेचर A पॉइंट से C पॉइंट में घटेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब गैस एक्सपैंड होगी तो गैस ठंडी होगी, गैस का टेम्परेचर T1 से तो घट के T2 डैश तक होगा। पर यदि आप गैस को 1 से 2 लीटर तक एडियाबैटिकली लेके आते तो गैस के टेम्परेचर में गिरावट T1 से T2 तक ज्यादा गिरावट आती। तो C पॉइंट पे जाके गैस के लिए जो टेम्परेचर घटेगा T1 के मुकाबले में, दैट ड्रॉप इन टेम्परेचर इज लेस। But if you had carried out the process irreversibly adiabatically, then drop in temperature would have been large from T1 to T2. And this was taught to you in very detail, if you recall that. Now, अब मैं ये कह सकता हूं, अगर A से C तक गैस इरिवर्सिबली आई है, और क्योंकि गैस का एक्सपेंशन 1 लीटर से 2 लीटर तक करवा दिया आपने फाइनल वॉल्यूम, पर ध्यान रखो कि ये जो वॉल्स थी ना, ये वॉल्स कंडक्टिंग नहीं थी, ये वॉल्स इंसुलेटर थी, क्योंकि एडियाबैटिक बाउंड्री में हीट अंदर भी नहीं जा सकती, हीट बाहर भी नहीं आ सकती।
हीट का ट्रांसफर अब सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ या सिस्टम से सराउंडिंग में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि Q फॉर द सिस्टम इज 0। अब प्रोसेस इरिवर्सिबल है, यानी कि सिस्टम के लिए क्यू सिस्टम इरिवर्सिबल है जो कि 0। पर आपको पता है कि जब सराउंडिंग के लिए हीट की बात होगी तो सराउंडिंग के लिए तो हीट का एक्सचेंज हमेशा रिवर्सिबल ही होता है, और अगर सिस्टम की तरफ कोई हीट आई नहीं तो सराउंडिंग की तरफ से भी हीट नहीं गई, यानी कि सराउंडिंग के लिए तो ये नंबर 0 ही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा एस सराउंडिंग में जब आप क्यू सराउंडिंग पुट करोगे तो ये नंबर 0 ही रह जाए, क्योंकि सराउंडिंग में सिस्टम को कोई हीट एक्सचेंज नहीं। पर आपको यह पता है डेल्टा एस फॉर सिस्टम प्लस डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग विच इज डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स, ये तो पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में नेट चेंज इन एंट्रोपी तो पॉजिटिव आता है। और ये नंबर अगर 0 है तो इसका मतलब सिस्टम की एंट्रोपी में पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। हमें ये प्रूव करना है कि अब की बार गैस की एंट्रोपी का जो चेंज आएगा ए से सी पॉइंट तक के लिए डेल्टा एस फॉर सिस्टम अब की बार पॉजिटिव होगा। अब अगर कोई कह दे कि डेल्टा एस सिस्टम निकालो, तो अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल एन आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल फ्रॉम ए टू सी, तो आप ये जानते हो कि सी पॉइंट पे जाके टेम्परेचर गैस का T2 डैश था और ये T1 था ए पॉइंट पे इनिशियली, और ये नंबर NRLN बी सी पॉइंट पे वॉल्यूम V2 ही है और इनिशियल वॉल्यूम V1 है। एट ए पॉइंट वॉल्यूम इज V1, एट बी पॉइंट वॉल्यूम इज V2 विच इज 2 लीटर एंड दिस इज 1 लीटर। जब आपने पिछला सवाल किया था, जब आप ए से बी तक आए थे, रिवर्सिबली आए थे, तब आपने ये देखा था NCVM LN टेम्परेचर एट बी पॉइंट टू अपॉन टेम्परेचर एट ए पॉइंट, NRLN वॉल्यूम एट बी पॉइंट अपॉन वॉल्यूम एट ए पॉइंट। जब आप ए से बी तक रिवर्सिबल एडियाबेटिक मेथड से आए थे तो ये नंबर डेल्टा एस 0 आया था, जो अभी मैंने आपके सामने मैथमेटिकली प्रूव किया है। तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं यहां वैल्यू पुट कर दूं बी पॉइंट पे टेम्परेचर गैस का T2 है, ए पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है, बी पॉइंट पे वॉल्यूम V2 है, ए पॉइंट का वॉल्यूम V1 है विच इज 2 लीटर, दिस इज 1 लीटर, और अगर ये नंबर 0 है तो मैं इसकी वैल्यू ये लिख सकता हूं that NRLN V2 by V1 which is minus NCVM LN T2 by T1। मैंने इस नंबर की वैल्यू इसके बराबर मुझे मालूम। खैर ये तो एक अलग बात हो गई, पर हम जो डेल्टा एस निकाल रहे हैं ए से सी पॉइंट तक आने के लिए निकाल रहे हैं, और ए से सी पॉइंट तक जब मैं डेल्टा एस निकाल रहा हूं तो मुझे यहां पे फाइनल टेम्परेचर सी पॉइंट का T2 डैश रखना पड़ेगा, इनिशियल टेम्परेचर ए पॉइंट का T1 रखना पड़ेगा। तो लेकिन मेरा फाइनल वॉल्यूम तो अभी भी 2 लीटर है इस पॉइंट पे, इनिशियल वॉल्यूम अभी भी 1 लीटर है, ये नंबर तो वही वाला नंबर है जो ये है। तो मैं इसकी वैल्यू जो कि इसके बराबर है मैं इसे पुट करने लगा हूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा NCVM LN T2 डैश बाय T1 माइनस NCVM LN T2 बाय T1,
और अगर मैं NCVM कॉमन निकाल दूं तो ये बनेगा ln T2 डैश बाई T1 माइनस ln T2 बाई T1. ln something minus ln something, ln A minus ln B is nothing new for you. It is ln of T2 dash by T1 upon T2 by T1. Divide division of these two number. तो मैं ये मानता हूं कि ये आपको पता है कि this number you can write it as NCVM ln T2 dash by T2. T1 तो कैंसिल हो जाए. अब आप ही बताइए T2 और T2 डैश में कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है. जहां का प्रेशर ज्यादा वहां का टेम्परेचर ज्यादा, और इस लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट है. यदि सी पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है बी पॉइंट से, तो जिस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा उस पॉइंट का टेम्परेचर भी ज्यादा, तो T2 डैश की वैल्यू बी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो T2 है, T2 डैश इज ग्रेटर देन T2. और अगर T2 डैश ग्रेटर देन T2 है तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा. यानी कि गैस का एंट्रोपी चेंज ये जो आप निकाल रहे हो, दिस नंबर विच इज पॉजिटिव नंबर, लेकिन डेल्टा सराउंडिंग 0 है, तो डेल्टा यूनिवर्स तो पॉजिटिव है. प्रोसेस इरिवर्सिबल. इसका मतलब क्या हुआ, जब आप गैस को सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंड कर रहे थे, तो ये नंबर तो उतना ही है जितना ये नंबर था, पर यहां प्रॉब्लम आ रही थी. T1 से टेम्परेचर T2 तक घटा, और T1 से T2 होते वक्त ये नंबर इतना नेगेटिव हो गया कि इसने इसको काट के रख के 0 कर दिया. पर अब आपने सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंड किया, वही वॉल्यूम तक एक्सपेंड किया, बट इरिवर्सिबली किया, ए से सी तक पहुंचे. पर आपका टेम्परेचर का ड्रॉप पहले से कम हुआ. ये घटा टेम्परेचर, डेफिनेटली घटा है, ये T2 डैश है, पर ये T1 है. T1 से T2 डैश में ड्रॉप कम आई है, इसलिए ये नंबर नेगेटिव तो है पर लेस नेगेटिव है. इतना नेगेटिव नहीं कि इसे कैंसिल कर दे, पर एटलीस्ट इतना नेगेटिव है कि जब इसका सम इसके साथ होता है नेट टर्म पॉजिटिव है. यानी कि गैस जब इरिवर्सिबली एक्सपैंड करती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ने से एंट्रोपी का इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू एंट्रोपी का डिक्रीमेंट जो कि टेम्परेचर घटने से हो रहा था. पर रिवर्सिबल में क्या हो रहा था, वॉल्यूम को एक्सपैंड करते वक्त जितना एंट्रोपी का इंक्रीमेंट हो रहा था, प्रोपोर्शनेटली टेम्परेचर का डिक्रीमेंट भी उस हिसाब से हो रहा है कि नेट एंट्रोपी चेंज 0 हो जाए, जो कि इरिवर्सिबल में नहीं हुआ. दिस इज हाउ इन द इरिवर्सिबल प्रोसेस net entropy change for the gas is non-zero, but for surrounding it is still 0. तो अब यहां पर एक क्वेश्चन यश गहलोत का है, सर T2 कैसे फाइंड करें. यश, ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवाया, थर्मोडायनामिक्स पार्ट 1 में T2 डैश कैसे निकाले ये सिखाया हुआ है बेटा. पर कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं, सबकी रिवीजन हो जाएगी. आदाशु साल्टो ने कहा वर्क निकाल के, बिल्कुल ठीक. आदाशु साल्टो, यू आर वेरी लाइक जीनियस गाय. भाविका पूछ रही एंड में क्या लिखा है. एंड में कहा, मैंने तो बोर्ड पे बहुत हॉच पॉच किया हुआ है. मैंने तो एंड में ये लिखा है NCVM ln T2 डैश बाई T2. T2 डैश बाई T2 का रेशो ग्रेटर देन 0 है. तो चलिए इसके बाद अब कुछ प्यासी आत्माओं को शांत किया जाए, उनको अनम्यूट करके. तो पहले आयुष निरंजन सिंह. हाँ बेटे, आयुष पूछ रहे.
आयुष मैं अनम्यूट कर रहा हूं यार, कैन यू हियर मी आयुष? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। रौनक आनंद। रौनक आनंद सर वो रिवर्सिबल वाला सर, उसका वैल्यू इसमें रिवर्सिबल वाला में कैसे पुट कर दिए, वो समझ में नहीं अरे आया। एक बात बता, एन आर एल एन V2/V1 ये नंबर है, एन कांस्टेंट है ना गैस के लिए, यस सर। आर की वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये 1 लीटर ये 2 लीटर, तो ये नंबर की वैल्यू इसके बराबर आ रही है और यही नंबर यहाँ है, तो ये कैसा सवाल हुआ कि रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल में पुट किया? मैथ्स ने किया कभी? मैथ्स में क्या करते हैं, अगर ये नंबर कोई y है जिसकी वैल्यू -x आई, वही y यहाँ पे हो, तो उसको -x नहीं पुट कर सकते? पर वो चीज तो रिवर्सिबल के केस में आई ना। तो यार ये मैथ्स चल रही मेरे भैया, ओके सर। ये तो मैथ्स चल रही है। मुझे एक बात बता, बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है शायद तुम्हारी तरफ से। ओके, रौनक एक बार अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। ओके सर। यार अब ये ना इरिटेट मत करो, रेजोनाइट, बोर्ड ब्लर, क्लास छोड़ के चले जाओ तुम चाहे। बोर्ड ब्लर में मैं क्या करूं अब इसमें? पहली बात तो है ही नहीं बोर्ड ब्लर, अब तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। वीरेंद्र सर वैल्यू समझ नहीं आई सर, क्यों रिवर्स? वीरेंद्र क्या चीज पूछनी बेटे? वीरेंद्र कैन यू हियर मी? मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। ओके, सागर केएम। सर हम लोग अभी तक जितना क्वेश्चन किए उसमें तो T2 का जरूरत नहीं पड़ा, तो आगे भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लोग को T2 निकालना पड़ेगा? बिल्कुल आएगा और आना भी चाहिए। ठीक है सर। एडियाबेटिक का क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर रिवर्सिबल है तो इस इक्वेशन से निकालो T2। यस सर। इरिवर्सिबल का T2 कैसे निकालना मैं रिवाइज करा दूंगा अभी, हालांकि वो हम कर चुके हैं बट फिर भी रिवाइज करा दूंगा। नयन। सर जैसे सर डेल्टा एस तो सर स्टेट फंक्शन है, तो सर ऐसा कैसे हो रहा है कि सिस्टम की सब जिससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें पूरी स्टेट बदल दी, टेम्परेचर बदल गया, सब चेंज हो गया, फिर भी डेल्टा एस नहीं बदला? क्या ये जरूरी है कि हर स्टेट जब बदले एंट्रोपी जरूर, मतलब अगर सिस्टम का P1 से P2 स्टेट गया, V1 से V2 गया, T1 से T2 गया, क्या जरूरी है कि उसका स्टेट बदल गया तो उसका डेल्टा एस नॉन जीरो है? फॉर एग्जाम्पल एक बात बताना, जब हम आइसोथर्मल गैस को एक्सपैंड करते थे तो उसका प्रेशर P1 से P2 हो गया था, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, भले टेम्परेचर सेम रह गया, पर फाइनल स्टेट तो बदल गई थी ना, तब भी तो डेल्टा ई जीरो ही आया था ना, जो कि एक स्टेट फंक्शन है। डेल्टा एस तो जीरो इसीलिए आ रहा ना क्योंकि वॉल्यूम का इंक्रीमेंट टेम्परेचर के डिक्रीमेंट के साथ नेट एंट्रोपी चेंज को कैंसल आउट करवा रहा है, पर स्टेट बदल गई, उसका ये कहां कोई कंडीशन है कि अगर स्टेट बदल गई तो डेल्टा एस जीरो नहीं आ सकता? ये तो कोई कंडीशन नहीं। Rohit, this is not the time for this kind of the question. What is the time interval for daily revision of the topic? There is much to learn. No, this is not the right time to ask the question. CVM इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट पूछ रहा है, CVM इस क्वेश्चन में, लेकिन वो चला गया, मैं पढ़ नहीं पाया। CVM इस क्वेश्चन में कैसे आएगा? यहाँ तो मोनोटोमिक डायटोमिक दिया होगा, जब भी CVM की जरूरत होगी ना क्वेश्चन में ये मिलेगा। शुभम रंजन ने कहा सर डेल्टा एस तो स्टेट फंक्शन नहीं है। कौन स्टेट फंक्शन है फिर? डेल्टा एस तो कोई फंक्शन नहीं है, एस स्टेट फंक्शन है।
डेल्टा एस तो स्टेट फंक्शन नहीं, पर एस तो स्टेट फंक्शन है ना, डेल्टा एस तो कोई फंक्शन ही नहीं है। अनुराग यादव। सर बोले सर प्रोसेस यदि एडियाबेटिक रहेगा तो चेंज इन एंट्रोपी हमेशा 0 ही आएगा। अभी पहले ये बता, इस सवाल से जो एग्जांपल अभी हमने किया, इसमें डेल्टा एस फॉर सिस्टम 0 आया क्या? नो सर। फिर ठीक है। मतलब ये कहो, जब रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा ना, तब डेल्टा एस फॉर सिस्टम 0 आएगा, तब डेल्टा एस सराउंडिंग भी 0, डेल्टा एस यूनिवर्स भी 0। पर अगर प्रॉब्लम इरिवर्सिबल एडियाबेटिक की है तो डेल्टा एस फॉर द सिस्टम 0 नॉन 0 कुछ भी हो सकता है, डेल्टा एस सराउंडिंग 0। ठीक है, ओके। वीरेंद्र, आई एम ट्राइंग अगेन टू कनेक्ट विद यू। वीरेंद्र। हेलो सर। हाँ बोलो हेलो वीरेंद्र। सर ये एंट्रोपी रिवर्सिबल की क्यों डाली सर? ये इसमें, ये तो इसके लिए प्रूव है ना सर, लास्ट वाला जो आपने वैल्यू डाली उसमें। ये वाला नंबर की वैल्यू यहां से क्यों डाली? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बता वीरेंद्र, मोल्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और मैंने सेम वॉल्यूम 1 से 2 लीटर लिया। मान ले ये वैल्यू, इस वैल्यू को सॉल्व कर दूं, एन आर एल एन V2 बाई V1 की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो कितने मोल गैस ली थी? 1। आर वैसे का वैसा, Ln2 ये एक कांस्टेंट नंबर नहीं हो गया, RLn2, और RLn2 की वैल्यू इसके बराबर आ रही है माइनस में, वही RLn2 यहां भी है। तो क्या मैं उस RLn2 की ये वैल्यू यहां क्यों नहीं पुट कर सकता? क्योंकि मैथमेटिकली RLn2 का वैल्यू कोई नंबर है और वही RLn2 यहां भी आया, तो मैंने उस RLn2 की वैल्यू ये पता थी, वही उठा के यहां रख दी, क्योंकि साइन तो माइनस में ही है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल में क्यों पुट किया। मैंने ये मान के नहीं किया, मैंने मैथमेटिकली ये जान के किया कि अगर RLn2 x नंबर की वैल्यू कुछ है, वही x नंबर यहां है, तो यदि x की वैल्यू 2 है तो यहां मैं उसे रख सकता हूं। ओके, नाउ गोइंग टू मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। संस्कार, संस्कार क्या पूछना चाहते हो? यस सर। सर जैसे कि अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल भी है लेकिन अगर एडियाबेटिक है तो क्यू सिस्टम के लिए भी 0 होना चाहिए ना? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। यही क्वेश्चन अब मैं एक्चुअली यही स्टेटमेंट बताने वाला था सबके लिए, तो यहीं से तो आपको कितनी सारी क्लैरिटी और मिलेगी। तो सब लोग अच्छे से जानना इस पॉइंट को, जब प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक का केस किया और अब जब हम इरिवर्सिबल एडियाबेटिक के केस में गए, सिस्टम के लिए Q 0 था, जब गैस एक्सपैंड कर रही थी रिवर्सिबली तो सच में Q के ऊपर टैग लग गया रिवर्सिबल वाला, पर जब गैस इरिवर्सिबली एक्सपैंड कर रही है तो सिस्टम के लिए ये टैग लग गया इरिवर्सिबल वाला। यानी कि जब आप A से C तक आए, सिस्टम के लिए Q इरिवर्सिबल वाला 0 है, जब आप A से B रिवर्सिबल के लिए गए तो Q सिस्टम रिवर्सिबल के लिए 0 था। पर जब आप यहां का डेल्टा S निकाल रहे थे तो Q सिस्टम रिवर्सिबल बाय T, ये 0 बाय T 0 आया पिछले केस में। पर माय डियर, अब जब आप A से C पर आ रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि डेल्टा S नंबर NCVMLN T2 डैश बाई T2 एक पॉजिटिव नंबर है, और डेल्टा S इज नथिंग बट DQ रिवर्सिबल बाई T का इंटीग्रेशन। अब T तो 0 नहीं है, टेम्परेचर यहां भी 0 केल्विन नहीं है, यहां भी 0 केल्विन नहीं है, तो अगर ये नंबर पॉजिटिव है
और ये नंबर 0 तो नहीं जा रहा, ना ये नंबर इंफिनिटी है, और इसका मतलब ये क्यू नंबर डेफिनेटली नॉन जीरो है, तभी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इस प्रोसेस में क्यू सिस्टम रिवर्सिबली नॉन जीरो है, पर सिस्टम का एक्चुअल में क्यू ये नंबर है ही नहीं, एक्चुअल में सिस्टम का क्यू तो ये है। यानी कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, अगर किसी प्रोसेस को जब आप इररिवर्सिबली कह रहे हो तो उसका जो क्यू होता है वो तो क्यू इररिवर्सिबल है, पर जिस सिस्टम के लिए क्यू इररिवर्सिबल वर्ड आप यूज कर रहे हो ना, उस हीट से आप उसका डेल्टा एस नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने कई बार आपको पढ़ाया डेल्टा एस को आप ये नहीं लिख सकते क्यू सिस्टम इररिवर्सिबल बाय टी, क्योंकि ये तो डेल्टा एस की डेफिनेशन ही नहीं है। ये नंबर 0 था, पर ये नंबर इसका डेल्टा एस है ही नहीं, इसलिए डेल्टा एस 0 नहीं है। अगर कोई नंबर नॉन जीरो है वो क्यू सिस्टम रिवर्सिबल है ए से सी के लिए, पर आपकी प्रोसेस ए से सी इरिवर्सिबली आई है तो क्यू तो ये 0 है। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं, यदि आपने इस ए से सी वाले पाथ को रिवर्सिबल पाथ से कनेक्ट किया होता और डेल्टा एस निकालते तब 0 आता, पर अब आप ए से सी आई इरिवर्सिबली रहे हो, आपका क्यू तो 0। मैं शायद यहां पे उल्टा बोल गया, अगर मैं ए से सी रिवर्सिबली आता तो यहां का क्यू 0 ना आता, क्योंकि जब मैं रिवर्सिबली इन्हें मेथड से कनेक्ट करूंगा तो यहां का क्यू नंबर नॉन जीरो है। लेकिन आप ए से जब इरिवर्सिबली आ रहे हो एडियाबेटिक पाथ से, उसका क्यू 0 है। यानी कि ये जो क्यू नंबर है ना, ये बड़ा छलिया है। जब प्रोसेस रिवर्सिबल होती है तो क्यू अपने आप को क्यू रिवर्सिबली बना देता है और उसी से मैं उसका डेल्टा एस निकाल लेता हूं। जब प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है क्यू अपने आप को क्यू इरिवर्सिबल बनाता है। वो नंबर कुछ भी हो, उससे मैं एंट्रोपी नहीं निकाल सकता, लेकिन उसी स्टेट से उसी स्टेट तक एक रिवर्सिबल मेथड से जो मैं उसका क्यू निकालूंगा उससे उसका डेल्टा एस मिलेगा, तो वो कुछ और नंबर हो सकता है। I hope you got a very important message which I wanted to teach you. Right? Good, great. ये आसानी से समझ भी नहीं आएगा, but I don't want to spend much time on it. So ultimately जो मैसेज है वो अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल किए, हमने ये बार बार प्रूव किया कि डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव रहेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में। डेल्टा एस यूनिवर्स, सिस्टम का डेल्टा एस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो, पर जब तक आपका सिस्टम ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम है उसका डेल्टा एस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। Okay, now I am going to start the next topic, which is third law of thermodynamics. What is this third law? Third law ये कहता है, for a perfect crystalline solid at absolute zero, entropy is zero. आप ये जानते हो कि जब भी, जो हमने लेटेस्ट कल वाली क्लास में पढ़ा था, गैस किसी सब्सटेंस का एक मोल अगर गैस फॉर्म में है, उसी सब्सटेंस का एक मोल लिक्विड फॉर्म में, उसी सब्सटेंस का एक मोल सॉलिड फॉर्म में, तो जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसमें एंट्रोपी मिनिमम होगी, और जब वो गैस फॉर्म में होगा उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, बिकॉज गैस फॉर्म इज more disordered form and solid form is more ordered form. तो सॉलिड में एंट्रोपी
लिक्विड या गैस के कंपैरिजन में कम हो फॉर द सेम सब्सटेंस, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी सब्सटेंस. फॉर एवरी सब्सटेंस you compare the same substance in the gas form versus liquid form versus in solid form. In the solid state, the substance will possess less entropy because the solid form is the more ordered form. अब किसी सॉलिड में अगर हमें एंट्रोपी को बिल्कुल जीरो करना तो हम चाहेंगे कि वहां पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इतने टाइटली पैक हो जाए कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके भी उनमें किसी तरह का मोशन ना हो. वो ट्रांसलेशनल मोशन भी ना कर सके, रोटेशनल मोशन भी ना कर सके, वाइब्रेशनल मोशन भी ना कर सके. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ द मोशन विच इज पॉसिबल एट इवन एट द मॉलिक्यूलर लेवल. और ऐसा तभी होगा जब आप उस सॉलिड को ठंडा करोगे. यानी कि जब आप उस सॉलिड का टेम्परेचर कम करते जाओगे और थ्योरेटिकली अगर 0 केल्विन तक चलेगा तो उस समय सॉलिड के अंदर हर तरीके का मोशन सीज हो जाएगा, पूरा स्टॉप हो जाएगा. तो मैं कहूंगा एवरी काइंड ऑफ द मोशन एट मॉलिक्यूलर लेवल सीजेस. लेकिन यहां एक वर्ड यूज किया गया क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन है उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर. जैसे मैं यहां पर आपके सामने एटम्स को एक पैटर्न के अंदर पैक कर लूं. There is a pattern of atoms in which they are being packed like one row, फिर उसके बीच में एक सेकंड रो, फिर दूसरी रो. पर अंदर देखो एक पैटर्न बन रहा है लाइक दिस, लाइन. अगर मैं देखो यहां पर देखो हेक्सागोनल पैटर्न बन रहे, यहां पर देखो हेक्सागोनल पैटर्न बन रहे. यानी कि ये कहने का मतलब है आपने एक परफेक्ट पैटर्न में बड़ी तरतीब से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एटम्स को अरेंज किया. दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो मैं चाहता हूं कि मेरा सिस्टम हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, हर एटम की प्रॉपर ओरिएंटेशन हो. और मैं उसके बाद ये चाहता हूं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में किसी तरह का मोशन स्टोर ना हो ताकि वो अपनी एनर्जी किसी भी तरीके से एक्सचेंज ना कर सके. उनके लिए नंबर ऑफ वेज टू एक्सचेंज देयर एनर्जी विद सराउंडिंग खत्म हो जाए. वो तभी होगा जब मैं सॉलिड को ठंडा करते हुए बिल्कुल 0 केल्विन पे ले जाऊं. तो 0 केल्विन पे जाके पूरा सॉलिड उस सॉलिड कंटेंट में एंट्रोपी विल बी 0. सो एट 0 एब्सोल्यूट 0 every kind of motion stored in a substance, in a solid, ceases completely. अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है ए जिसको हमने सॉलिड फॉर्म में 0 केल्विन पे रखा और कोई कह दे कि मैंने इसे गर्म किया और मैं इसे बी स्टेट में ले गया जहां पर इसका टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन. भले अब ये लिक्विड फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में हो, पर सेम सब्सटेंस ए स्टेट से बी स्टेट में आ गया. मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया सेम सब्सटेंस. तो जब मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मैं उसे हीट करूंगा तो हीट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय दैट सब्सटेंस. तो अगर कोई कहे डेल्टा एस निकालो इस प्रोसेस में तो मैं कहूंगा डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी का इंटीग्रेट करके निकालूंगा. इसके लिए फॉर्मूला लगा के डेल्टा और टेम्परेचर की मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी. ए स्टेट में टेम्परेचर कितना था 0 केल्विन और बी स्टेट में टेम्परेचर कितना 300 केल्विन. तो मैं बोल दूंगा 0 केल्विन से 300 केल्विन तक की लिमिट लगा के अगर मैं ये देखूं कि मैंने सिस्टम को कितनी हीट सप्लाई की रिवर्सिबली, तो जितनी हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की पॉजिटिव साइन के साथ उतना डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, जिसको मैं बोल सकता हूं डेल्टा एस इज नथिंग बट एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इन द फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इन द इनिशियल स्टेट. दिस इज चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव. अब इनिशियल स्टेट में तो टेम्परेचर 0 केल्विन है, इनिशियल स्टेट में तो टेम्परेचर 0 केल्विन है.
और फाइनल स्टेट में टेम्परेचर 300 केल्विन है। और हम एक्सपेरिमेंट में क्या पता कर सकते हैं? डेल्टा एस। अभी तक तो कितने न्यूमेरिकल में डेल्टा एस तो निकालते हैं। अब अगर मुझे कोई ये कह दे कि 0 केल्विन पे एंट्रोपी कितनी है, तो मैं थर्ड लॉ को यूज करूंगा। सब्सटेंस के लिए 0 केल्विन पे देयर इज 0 एंट्रोपी। तो अब मैं ये कह सकता हूं जो सिस्टम के लिए डेल्टा एस आया है वही एब्सोल्यूट वैल्यू है एस की पर 300 केल्विन पे। यानी कि थर्ड लॉ की सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये है कि हम किसी सब्सटेंस के लिए एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एफ एस फाइंड कर सकते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर बाय कंपेयरिंग द सेम सब्सटेंस एट 0 केल्विन। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस का आपको 0 केल्विन के रिस्पेक्ट में किसी हाई टेम्परेचर में डेल्टा एस पता हो, तो वो एक्चुअल में उसी सब्सटेंस का एस बन जाएगा एट हाई टेम्परेचर, बिकॉज 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 है फॉर द क्रिस्टलाइन, फॉर द प्योर सॉलिड, फॉर द प्योर सॉलिड। तो मैं थर्ड लॉ की एप्लीकेशन क्या देखूंगा? वी कैन फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस फॉर ए सब्सटेंस at 0 Kelvin by using concept of third law of thermodynamics. So third law of thermodynamics क्या कहेगा कि कोई सॉलिड अगर है, कोई सॉलिड 0 केल्विन पे, और उसी सब्सटेंस को आप किसी भी टेम्परेचर तक ले जाओ, चाहे वो लिक्विड बन जाए, गैस बन जाए, सेम सब्सटेंस, अगर आप यहां से यहां तक के लिए बाय मैथमेटिक्स इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपको यहां से यहां तक के लिए डेल्टा एस मिल जाएगा। और क्योंकि वो डेल्टा एस दो डिफरेंट पॉइंट्स में एंट्रोपी का चेंज है, दो डिफरेंट स्टेट्स में सेम सब्सटेंस का एंट्रोपी चेंज है, जिसमें 0 केल्विन पे हम उसे 0 असाइन कर रहे हैं, तो अब जो डेल्टा एस की वैल्यू आएगी वही उस सब्सटेंस का एग्जैक्ट एंट्रोपी होगा 300 केल्विन। इससे मैं ये भी कह सकता हूं, मान लो मैंने इसे 0 केल्विन से 500 केल्विन तक हीट किया, नेचुरल सी बात है 500 केल्विन पे जब मैं इसको हीट कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ना, 0 से 500 तक टेम्परेचर बढ़ाना है तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हीट ऐड करूंगा सिस्टम में उतना ये नंबर मोर पॉजिटिव होगा। जितने हाई टेम्परेचर तक ले जाना है उतना ज्यादा हीट डालना पड़ेगा, उतना एंट्रोपी चेंज ज्यादा पॉजिटिव होगा। और अगर ये नंबर 0 है, जितना ये नंबर की वैल्यू बड़ी होगी उतनी इस नंबर की वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस की एस हाई टेम्परेचर पे ज्यादा होगी और उसी सब्सटेंस का एस लो टेम्परेचर पे कम होगी। ये थर्ड लॉ कह रहा है कि अगर पानी मेरे पास 80 डिग्री पे है तो पानी में एंट्रोपी कुछ है, पर अगर वही पानी 0 डिग्री पे हो तो टेम्परेचर घट गया पानी का, तो पानी की एंट्रोपी 0 डिग्री पे कम होगी पर पानी की एंट्रोपी 80 डिग्री पे ज्यादा होगी। पानी को अगर मैंने 100 डिग्री पे रखा तो उसमें एंट्रोपी ज्यादा है, पानी को 200 डिग्री पे रखा एंट्रोपी ज्यादा है। फॉर द सेम सब्सटेंस एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, एंट्रोपी फॉर दैट सब्सटेंस विल इंक्रीज बिकॉज चेंज इन एंट्रोपी विल बी मोर एंड मोर। That is all about the third law, and that was all about today's law. Thank you so much and have a nice day.